तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक चमचमाते हुए शहर को देखते हैं जिसके अंदर चारों तरफ काफी सफाई थी और सभी लोगों ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग गंदगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहीं पर हम एक आलीशान घर में एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसकी डॉल फट जाती है और वो इसे लेकर काफी पैनिक हो रही होती है। पर ये लोग काफी अमीर हैं तो ये इसे सिलने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि सिलने से डॉल और भी ज्यादा खराब हो जाती है, तो ये उसे कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन ये डॉल इतनी भी फटी हुई नहीं थी कि इसे दोबारा से इस्तेमाल ना किया जा सके। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये बताया जाता है कि इंसान किसी भी चीज को कचरे में चेंज कर देते हैं और ऐसा ही वो दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं, यानी कि जो चीज उनके काम की नहीं होती वो उसे कचरा समझकर फेंक देते हैं। अब ये सारा का सारा कचरा एक टनल से होते हुए डंपिंग ट्रक में आ जाता है जो कि इसे ले जाकर वेयर हाउस में फेंक देते हैं। अब यही वो जगह है जहाँ पर ये सारा कचरा इकट्ठा होता है, यानी कि ये एक तरह का डंपिंग ग्राउंड है। फिर हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है रूडो, और वो इस वेयर हाउस में जाकर कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर गार्ड आ जाता है जो कि उसे नोटिस कर लेता है। गार्ड ये समझ जाता है कि ये वही है जो कि उनके सुंदर शहर को खराब कर रहा है, यानी कि कचरा चोर। अब अंदर जाने के बाद ये गार्ड अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और ये कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि इस जगह पर आना सख्त मना है? यहाँ पर बस ऑफिसर्स ही आते हैं। तुम लोगों ने हमारा शहर पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन ये बंदा जिसका नाम है रूडो वो भी उसे बड़ी गौर से देख रहा होता है। तभी ये गार्ड अलार्म बजा देता है जिससे बाकी के गार्ड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। रूडो इन सभी के ऊपर कचरा फेंकना शुरू करता है और यहाँ से भाग जाता है। पर थोड़ा आगे जाने के बाद वो ये देखता है कि जिस दरवाजे से वो भागने वाला था वो दरवाजा बंद हो चुका है, जिसके बाद सारे के सारे गार्ड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो रूडो के ऊपर अपनी बंदूकें तानकर उसके ऊपर लगातार फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। फिर हम पहली बार रूडो के चेहरे को देखते हैं जिसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी आंखें एकदम लाल होती हैं। वो इन सभी की गोलियों को डॉच करते हुए काफी तेज भागता है। एक वर्कर ये कहता है कि ये बच्चा तो काफी तेज है, लेकिन अब भी ये सारे के सारे वर्कर्स उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर रहे होते हैं और वो भी काफी तेज भाग रहा होता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक गोली उसे छूकर निकल जाती है और ये बाल बाल बचता है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये लड़का यानी कि रूडो एक गटर से बाहर निकलता है और ये सारे के सारे वर्कर्स उसे देखकर काफी चौंक जाते हैं कि वो यहाँ से भाग गया। रूडो ये कहता है मेरे वहाँ जाने से किसी को क्या परेशानी होगी, मैं किसी को भी दिक्कत नहीं दे रहा था। यहाँ पर हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि रूडो के पास वही टॉय है जो कि उस लड़की ने फेंका था। अब यहीं से हमारी कहानी चेंज हो जाती है जहाँ पर हम एक काफी सुंदर सिटी को देखते हैं और दो औरतें यहाँ पर बातें कर रही होती है और एक इंसान अपनी नोटबुक में कुछ नोट कर रहा होता है। ये दोनों औरतें कल रात के ट्रैश इंसिडेंट के बारे में ही बातें कर रही होती हैं कि कल रात क्या क्या हुआ। जब ये आदमी यहाँ से जा रहा होता है वो दोनों लेडीज ये कहती हैं, देखो जरा इसके कपड़े कितने गंदे हैं और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो अपनी जगह पर रहना चाहिए। जिसके बाद ये बंदा एक गेट को खोलकर दूसरी जगह पर पहुँच जाता है। जिसके बाद हमें दो जगहों को दिखाया जाता है जिनके बीच में एक काफी बड़ी वॉल होती है जो कि इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर रही होती है। एक जगह काफी सुंदर है और दूसरी जगह वहीं पर काफी गंदी है, यानी कि एक स्लम की तरह। यहाँ पर रूडो बैठा हुआ अपने भंगार को साफ कर रहा होता है जो कि वो ट्रैश रेड में उठाकर लाया था। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उसे रूडो कहकर बुलाती है, तुम फिर से कचरा लेने के लिए वहाँ पर चले गए। तुम ये बात जानते हो ना कि वो लोग काफी खतरनाक हैं, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारा पिछवाड़ा भी लाल कर सकते हैं। जब तुम इन सारी बातों को जानते हो तो फिर भी तुम वहाँ पर क्यों जाते हो? क्योंकि वो सारे लोग उन चीजों को भी फेंक देते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रूडो जो ये काम करता है उसे कहा जाता है ट्रैश रेड, और वो इस कचरे को सही करके मार्केट में बेच देता है जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं। ये लड़की जिसका नाम है चीवा वो ये कहती है, क्या तुम्हें कचरा इतना ही पसंद है? अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर तीन लड़के आ जाते हैं। ये बंदा कहता है, अगर तुम भी इसके साथ घूमोगी तो तुम्हारे अंदर से भी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तभी दूसरा लड़का उसकी चीजों को लात मारकर फेंकना शुरू कर देता है, तुमने ये जो भी भंगार इकट्ठा किया है उसे कोई भी खरीदने वाला नहीं है, तो अच्छा होगा तुम इसे फेंक दो। जिसके बाद ये लोग ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं और इनकी बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि इस एरिया में काफी सारे क्रिमिनल्स रहते हैं और इसीलिए इस एरिया को उस एरिया से अलग किया गया है। हम सारे यहाँ पर इसीलिए रह रहे हैं ताकि हम अपनी इमेज सुधार कर अपनी आगे की लाइफ को काफी अच्छे से जी पाएं। लेकिन ये लड़का और इसके डैड ने काफी गलतियाँ की हैं। अब ये सारे रूडो को काफी खरी खोटी सुना रहे होते हैं, जिसके बाद वो इन्हें काफी गुस्से से देखता है और इन सभी की फट जाती है। जिसके बाद ये सारे यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। चीवा उसे दिलासा देते हुए ये कहती है कि तुम एक काफी अच्छे इंसान हो और तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। तभी उसकी नजर एक स्टफ टॉय पर जाती है और वो ये कहती है, क्या इसे तुमने सही किया, तुम तो काफी कमाल के हो। इन दोनों की बातों के बीच में उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है जो कि चीवा को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब रूडो अपने घर आ जाता है जहाँ पर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि रूडो से मस्ती करते हुए ये पूछता है, हाँ भाई क्या हाल चाल है तेरे? मैंने वो सुन लिया कि तुम उस टॉय को बेचना नहीं चाहते। रूडो उसकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। चलो फिर ये सारी बातें छोड़ो और तुम मुझे उस ट्रैश रेड के बारे में बताओ जो कि तुमने की थी। रूडो से कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं आज तक पकड़ा नहीं गया हूँ। मैं ये बात जानता हूँ कि हम दोनों में ब्लड रिलेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों फैमिली हैं और जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तो सारा
कुछ मुझे संभालने दो। वैसे इस बंदे का नाम है रेक्टो और ये वही इंसान है जिसने रूडो को बचपन से पालकर इतना बड़ा किया है, यानी कि यही उसका माँ बाप है। रूडो भी इस बंदे की काफी रिस्पेक्ट करता है। वो ये कहता है कि तुम्हें चीवा के साथ भी ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। हम दोनों चीवा की बातें नहीं कर रहे हैं, पर तभी रेक्टो इस बात को नोटिस कर लेता है कि रूडो के हाथ में चोट लगी हुई है और वो उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और साथ में उसके ग्लव्स भी, जो कि रूडो हमेशा पहनकर रखता है। पर उसके हाथों को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी कंडीशन काफी खराब है। रेक्टो ये बताता है कि ये सारा कुछ तुम्हारे डैड की वजह से है और यहाँ पर एंशिएंट टाइम से ऐसा ही होता आ रहा है कि जो भी गलत काम करता है उन्हें पिट में फेंक दिया जाता है। और पिट यानी वही कचरे का ढेर जहाँ पर पुरानी चीजें फेंकी जाती हैं और साथ में लोगों को सजा देने के लिए भी वहाँ पर डाला जाता है। जब मैं छोटा था तब से मैंने यही देखा है कि मेरे हाथ ऐसे ही हैं और सारे लोग मुझे देखकर अजीब सा फेस बनाते हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ। फिर हम दोबारा से उन्हीं ग्लव्स को देखते हैं जो कि रेक्टो ने ही रूडो को दिए होते हैं और इन ग्लव्स को पहनने के बाद उसका दर्द पहले के मुकाबले काफी कम हो जाता है। वैसे तुम चीवा के बारे में जो भी फील करते हो जल्दी से जाकर उसे बता दो, वरना तुम्हारी चिड़िया कोई और ले जाएगा। अबे ओए, तुम इतनी फालतू की बातें क्यों करते हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रेक्टो रूडो की प्रैक्टिस करवा रहा होता है ताकि वो अच्छे से स्माइल कर पाए। चीज लेकिन बाहर एक मास्क वाला बंदा इन दोनों पर नजर बनाए हुए है। अगली सुबह रूडो अपना स्टफ टॉय लेकर यहाँ से निकल जाता है और वो ये बताता है कि पिट एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारा का सारा कचरा फेंका जाता है। अब रूडो एक काफी ऊंची जगह पर आ जाता है और वो ये कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से मेरे फादर को फेंका गया था। तभी चीवा भी यहाँ पर आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज किसी को इसके अंदर फेंका जाना है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे चीवा, तुम यहाँ पर कब आई? यहाँ पर ये दोनों खड़े हुए पिट को देख रहे होते हैं। चीवा उससे कहती है कि तुम भी बार बार चोरी करते रहते हो और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें भी इस पिट के अंदर फेंका जाए। हाँ, रेक्टो ने भी मुझसे यही बात कही थी। वो ये सारा कुछ इसलिए करता है क्योंकि उसे भी तुम्हारी फिक्र है। क्या उसे भी? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे ही वो इस टॉय को चीवा को देता है वो ये कहती है कि ये टॉय काफी क्यूट है और मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। ये सुनते ही रूडो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। पर भागते हुए उसकी टक्कर एक ऑफिसर से हो जाती है, लेकिन ये उसे कुछ भी नहीं करता। अब रूडो अपने घर आ गया था, पर तभी अचानक वो ये देखता है कि एक मास्क वाला बंदा रेक्टो के ऊपर बैठा हुआ है, जिसको देखकर रूडो को काफी गुस्सा आ जाता है। इससे पहले रूडो कुछ कर पाता, ये इंसान उसे बेहोश कर देता है। जैसे ही उसे होश आता है तो ये मास्क वाला बंदा उसके सामने बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में रेक्टो की डायरी होती है। रेक्टो के अंदर अब भी थोड़ी जान बची हुई थी और वो रूडो को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इससे पहले रूडो यहाँ से भागता तभी ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो रेक्टो को मारने के जुर्म में रूडो को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो। इस तरफ सारे के सारे लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं और ये अफवाह फैल जाती है कि रूडो ने अपने अडॉप्टिव फादर को खत्म कर दिया है। और चीवा भी यहीं पर खड़ी हुई ये सोच रही होती है क्या सच में रूडो ऐसा कर सकता है। तभी रूडो की नजर चीवा के ऊपर जाती है और वो ये कहता है कि रेक्टो को मैंने नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया लेकिन तुमने ये किया। ये बोलने के बाद वो उसके सॉफ्ट टॉय को नीचे फेंक देती है। यहाँ पर रूडो को भी इस पिट में फेंक दिया जाता है। मैं तुम सभी को नर्क में भेज कर रहूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो ये देखता है कि वो अब भी जिंदा है, पर उसे ये बात समझ नहीं आती कि वो कहाँ पर है। तभी अचानक रूडो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर है, जिससे बचकर वो भागने का ट्राई कर रहा होता है। पर वो ये देखता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि 3 मॉन्स्टर्स हैं। देखने में ये तीनों ही कचरे का ढेर लग रहे होते हैं। रूडो को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। जैसे ही एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है तो रूडो जंप करके इससे बच जाता है। अब ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स लगातार उसके ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। रूडो यहाँ से भागने का ट्राई करता है क्योंकि उसकी काफी फट रही होती है। वो सारे लोग मुझे यहाँ पर कैसे भेज सकते हैं? यहाँ तक कि इस जगह की हवा भी काफी जहरीली है। रूडो ये सोचता है मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर मैंने ज्यादा टाइम तक यहाँ पर सांस ली तो मेरी जान जा सकती है। रूडो के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि उसे यहाँ से बचने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। लेकिन ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। वो ये सोचता है क्या मैं यहाँ पर मर जाऊंगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगले पल हम ये देखते हैं कि रूडो के हाथों में एक अजीब सी एनर्जी फ्लो करनी शुरू हो जाती है। एक लोहे के पाइप को उठाने के बाद रूडो ये कहता है कि मैं उन सभी को जान से मार दूंगा जिन्होंने मुझे इस पिट में भेजा है, लेकिन उससे पहले मुझे इन मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाना है और साथ में उस इंसान को भी जान से मारना है जिसने रेक्टो को जान से मारा है। जैसे ये मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है तो रूडो इस लोहे के पाइप से उसका मुंह पिचका देता है। मुझे उस इंसान को कुछ भी करके ढूंढना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर सरवाइव करना होगा। यही पास में हम एक और बंदे को भी देखते हैं जो कि अपने बाइनोकुलर्स निकाल कर ये कहता है वह ये सारा कुछ क्या हो रहा है। रूडो भी इस मॉन्स्टर के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन इस बार वो रूडो को काफी दूर फेंक देता है। इस जगह पर काफी गंदगी है, लेकिन उससे भी गंदे तुम हो। ये बोलने के बाद रूडो उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर रूडो को काफी दूर फेंक कर मारता है। रूडो एक लोहे के पाइप को इसकी तरफ फेंक कर मारता है, पर तभी अचानक वो ये देखता है कि उसे सांस लेने में दोबारा से दिक्कतें हो रही हैं। अब ये दोनों
दोनों मॉन्स्टर्स एक साथ रूडो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन अगली पल हमें वही एनर्जी दिखाई जाती है जो कि हमने पहले भी देखी थी और रूडो के हाथ में एक शॉर्ट जैसी चीज आ जाती है जिससे वो इन मॉन्स्टर्स को काट रहा होता है। जब ये सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं तो वो चैन की सांस लेता है, लेकिन उसकी हालत भी काफी गंदी हो चुकी थी। पर तभी अचानक वो देखता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है, यानी कि उसकी दोबारा से लगने वाली है। यार मैं इससे लड़ना नहीं चाहता, यहाँ से भागो। ये बोलने के बाद रूडो यहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी बड़ा होता है और वो अपने हाथों को जमीन में पटकता है जिससे सारा कचरा आसमान में उड़ना शुरू हो जाता है और साथ में रूडो भी। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो ये देखता है कि उसके सामने एक छतरी वाला बंदा खड़ा हुआ है। अब ये कौन है? और इसके मास्क पहनाने का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल होता है। ये मास्क पहनने के बाद रूडो ये महसूस करता है कि अब वो अच्छे से सांस ले पा रहा है। वो ये कहता है, क्या तुम यहीं पर रहते हो? ये आदमी उससे कहता है कि तुम चुप हो जाओ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जगह क्या है और ये मॉन्स्टर्स कौन थे? मैंने तुमसे कहा ना कि चुप रहो। रूडो उससे बात करने की कोशिश करता है और वो ये पूछता है, क्या हम जमीन के अंदर हैं? हम जमीन के अंदर नहीं हैं। क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया? अबे ओए, हम जमीन के अंदर नहीं हैं। रूडो उसे काफी गौर से देख रहा होता है। वो ये कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, चुप हो जाओ। अब देखो, इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स ने हमें ट्रैक कर लिया है और ये सारे ट्रैश बीस्ट हैं जिन्हें आम वेपन से हराया नहीं जा सकता। और इसकी बातों से एक चीज और क्लियर होती है कि ये सारे के सारे ट्रैश बीस्ट आवाज के ऊपर रिएक्ट करते हैं। अब ये बंदा रूडो के ऊपर काफी चिल्लाना शुरू कर देता है और ये ट्रैश बीस्ट भी उनके काफी करीब आ चुका है, लेकिन अगली पल हम ये देखते हैं कि इस बंदे का अम्ब्रेला एक वेपन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब ये मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है तो ये अम्ब्रेला काफी तेज घूमनी शुरू हो जाती है और ये मॉन्स्टर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और मारा जाता है। रूडो इस अम्ब्रेला को काफी गौर से देख रहा होता है और उसे ये अम्ब्रेला काफी अजीब लगती है। साथ ही में वो ये देखता है कि ये मॉन्स्टर दोबारा से रीजनरेट नहीं कर रहा है। अगली पल ये आदमी देखता है कि उसके सामने ट्रैश बीस्ट की पूरी आर्मी आ चुकी है। चलो थोड़ी सफाई करते हैं। ये बोलने के बाद वो एक एक करके अपने अम्ब्रेला की हेल्प से सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है, पहले इसको, फिर इसको और लास्ट में इसको भी। रूडो ये सारा कुछ देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है, आखिरकार ये बंदा कौन है जिसके पास इतनी कमाल की पावर्स हैं? क्या इसके पास कोई टेक है जिससे ये इस पिट में सरवाइव कर रहा है? काश मेरे पास भी ऐसी ही पावर्स होती। लेकिन भाई अब भी ये ट्रैश मॉन्स्टर्स एक के बाद एक आते जा रहे होते हैं और इस बंदे के ऊपर एक चीज को फेंक कर मारते हैं, पर ये उससे काफी आराम से बच जाता है। जिसके बाद वो अपनी ट्रू पावर्स को रिवील करता है और एक ही झटके में इस बड़े मॉन्स्टर का काम 25 कर देता है। साथ ही में इसका अम्ब्रेला भी नॉर्मल हो जाता है। अब ये बंदा अपना मास्क उतार कर रूडो से कहता है, तुम तो सच में बच गए। वैसे मेरा नाम है एंजिन। यहाँ पर काफी बदबू है। और वो अपने मास्क को दोबारा से पहन लेता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो की हालत काफी खराब होती है क्योंकि बच्चों ने उसे काफी मारा होता है, लेकिन ये उनसे बदला नहीं लेता। वो इन सारे पलों को याद कर रहा होता है जो कि उसने रेक्टो के साथ बिताए हैं और रेक्टो ने ही उससे कहा था, अगर हम किसी चीज को अपने पास अच्छे से रखते हैं तो उसके अंदर जान आ जाती है, यानी कि सोल। तुम्हारा मतलब वो चीज जिंदा हो जाती है। रेक्टो बस ये समझा रहा होता है कि हर चीज की केयर करनी चाहिए। तुम्हारा मतलब इन ग्लव्स में भी जान है, अगर तुम इन्हें संभाल कर रखोगे तो इसके अंदर भी जान आ सकती है। फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर एंजिन ने रूडो को बांधा हुआ होता है और वो उसे खींचकर कहीं लेकर जा रहा होता है। ओह, तो तुम्हारी आंखें खुल गई। अरे ओए, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाना है। तुम जिस जगह पर जाना चाहते हो उस जगह को स्फीयर कहा जाता है और अब तुम्हारा वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है। अबे ओए, मैं वहाँ पर जाकर रहूंगा, मुझे खोल दो। रूडो उससे सारी की सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है और साथ में उसकी पावर्स के बारे में भी पता करता है। मैं जब तक चुप नहीं होऊंगा जब तक कि तुम मुझे सारा कुछ नहीं बता देते। अगर तुम सच में इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। जिसके बाद वो रूडो को लेकर एक अजीब सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके सामने काफी सारे लोग होते हैं और सभी ने मास्क पहने होते हैं। अब एक आदमी रूडो के पास आकर उसे कहता है, क्या तुम स्फीयर से यहाँ पर आए हो? हाँ, मैं वहीं से आया हूँ। ये सारे लोग इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि स्फीयर के लोग भी उन्हीं की तरह भाषा बोलते हैं, यानी कि हिंदी। ये बंदा रूडो के फेस को टच करने की कोशिश करता है लेकिन रूडो पीछे हट जाता है। अबे ओए, मैं मीठा नहीं हूँ। अभी सारे के सारे बंदे रूडो को मोटी मोटी चेन्स लगाकर एक गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। सुनो बच्चे, हम स्पेराइड से काफी नफरत करते हैं क्योंकि वो अपना सारा का सारा कचरा हमारे यहाँ पर डाल देते हैं। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि रूडो को काफी गुस्सा आना शुरू हो जाता है और हमें दोबारा से वही मैजिकल फ्लेम्स दिखाई जाती हैं। रूडो उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हो? एंजिन भी दूर से ये सारा नजारा देख रहा होता है। रूडो के आसपास की सारी चीजें हवा में फ्लोट कर रही होती हैं। अब ये एनर्जी चारों तरफ फ्लो करने लग जाती है। जैसे ही रूडो एक चेन को पकड़ता है तो इस चेन के अंदर भी वो एनर्जी आ जाती है। साथ ही में उसकी आंखें भी पहले के मुकाबले काफी रेड हो जाती हैं। इससे पहले ये सारे बंदे रूडो पर अटैक करते, वो ही इनके ऊपर अटैक करके इन सभी की फाड़ देता है। ये सारे बंदे इस बात को समझ जाते हैं कि रूडो एक गिवर है और बिना ऑब्जेक्ट के उसकी पावर्स कुछ भी नहीं है। एक आदमी रूडो के ऊपर अटैक करके उसके ऑब्जेक्ट को हाथ से गिरा देता है, लेकिन अगली पल रूडो एक टायर को टच करता है जिससे ये टायर कुछ ऐसा बन जाता है जिसको देखकर इन सभी की चड्डी टाइट होनी शुरू हो जाती है। क्या ये बंदा एक साथ काफी सारे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है? अगली पल इस बंदे की हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे रूडो इस दूसरे वाले बंदे को मारने वाला होता है, लेकिन तभी एंजिन यहाँ पर आ जाता है
है और वो उसको रुका लेता है, जिसके बाद रूडो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। एंजिन उससे कहता है, मुझे माफ करना, मैं तो बस तुम्हारी पावर्स को चेक करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। अब एंजिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें सारा कुछ बताने के लिए रेडी हूँ, जो भी तुम जानना चाहते हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्लीनर्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होगा, यानी कि हमें। जिसके बाद हमें एक अननोन बंदे को दिखाया जाता है जो कि एंजिन से बातें कर रहा होता है। एंजिन उससे कहता है कि मैंने एक नए लड़की को रिक्रूट कर लिया है और मैं तुम्हें उससे काफी जल्दी ही मिलवाने वाला हूँ। ये बुढ़ा आदमी जो कि रूडो का इलाज कर रहा होता है वो ये कहता है कि तुम जिस जगह पर मिले थे वहाँ की हवा काफी खराब थी, अगर तुम कुछ टाइम और वहाँ पर रहते तो तुम मारे जाते। रूडो एंजिन से कहता है, मैंने अभी तक तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। और यहाँ से बाहर आने के बाद रूडो एंजिन को थैंक्स करता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर रहा होता है कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। एंजिन उसे सारा कुछ बताना शुरू करता है कि वो उसे उस जगह पर लेकर क्यों गया था, ताकि वो रूडो को ये दिखा सके कि यहाँ के लोग स्पेयर से आए हुए लोगों का क्या हाल करते हैं और उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। और मैं तुम्हें एक सीधी बात बताऊं, यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन बिना पैसों के नहीं मिलती। अब ये दोनों खाना खाने के लिए एक जगह पर आ गए थे। रूडो बर्गर को एंजॉय कर रहा होता है, पर अभी उसे ये बात समझ नहीं आती कि ऊपर से ये पिट देखने में जैसा लगता है ये असल में वैसा नहीं है। ये दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। एंजिन उससे पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है रूडो। काफी अच्छा नाम है। जिसके बाद एंजिन रूडो को काफी सारी बातें बताना शुरू करता है और वो ये कहता है कि इस जगह पर सिर्फ कचरा जमा नहीं होता, यही सेम हाल इमोशंस का भी है, जिसे एनिमा कहा जाता है, जिसके नतीजे काफी सारे होते हैं, जैसे कि ट्रैश मॉन्स्टर्स का बनना। अब एंजिन उसे बताता है कि ये जो ट्रैश बीस्ट होते हैं वो ह्यूमंस को देखते ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये ज्यादातर कूड़े के पास ही पाए जाते हैं। इन सारे के सारे ट्रैश बीस्ट को आम हथियारों से हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके कोर एनिमा से बने होते हैं। वो रूडो को सारी बातें बड़ी गौर से समझा रहा होता है। वो ये कहता है, अगर किसी चीज को काफी लंबे टाइम तक अपने पास रखो तो उसके अंदर सोल आ जाती है, यानी कि एनिमा। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि सारे लोग इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ये ग्लव्स हैं, यानी कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कि ये कर सकता है। हाँ, तुम भी उनमें से एक हो और ऐसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है। वैसे हम क्लीनर्स हैं जो कि इन सारे के सारे ट्रैश बीस्ट को खत्म करते हैं। रूडो कहता है, अगर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ तो क्या तुम मुझे वापस जाने का रास्ता बता सकते हो? वो तो मुझे भी नहीं पता। अबे ओए, तो मैं तुम्हें ज्वाइन क्यों करूँ? वैसे हमारे बॉस के पास इन सारी चीजों की काफी नॉलेज है। अरे यार, अब मैं इसके बॉस से मिलूं। बातें करते करते रूडो उसे ये बताता है कि ये ग्लव्स उसे उसके डैड ने दिए थे। ओह, इसलिए तुम इनकी इतनी केयर करते हो। तो चलो फिर, मैं तुम्हें जो बता सकता था वो मैंने बता दिया है और अब मैं चलता हूँ। ये सारी बातें जानने के बाद रूडो एंजिन को थैंक्स करता है और एंजिन भी जाने से पहले उसे कुछ पैसे दे देता है। क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे ये पैसे देना चाहते हो? अरे हाँ हाँ मुन्ना, रख लो। और वैसे भी ये सारे पैसे तुम्हारे कपड़ों को बेचकर मिले हैं। अबे ओए, तेरी भैंस की टैट, ये तूने कब किया? तभी यहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जो कि रूडो के पैसे लेकर यहाँ से भाग जाती है। रूडो उसे पकड़ने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती। वो ये नोटिस करता है कि साइड में एक स्टिक है जिसका इस्तेमाल करके वो इस बिल्ली को लपेट लेता है। तभी उसके पीछे से एक बंदा यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि वो चीज मेरी है, मुझे वापस कर दो। अबे ओए, ये पैसे मेरे हैं, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो स्टिक जो कि तुम्हारे पास है। इस स्टिक को छीनने के बाद ये बंदा रूडो को आगे धक्का देता है और रूडो भी इस बात को नोटिस करता है कि इसके कपड़ों पर भी वही निशान है जैसे कि एंजिन के कपड़ों पर था। अगले पल हम ये देखते हैं कि इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है और इसकी छड़ी में एक एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही किसी की भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो? रूडो भी इसको देखकर ये सोचता है कि ये भी एक क्लीनर है। जिसके बाद ये बंदा रूडो के ऊपर अटैक कर देता है, पर रूडो इससे बाल बाल बचता है। तो तुम ही हो वो न्यू टैलेंट यानी कि रूडो। पर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? एंजिन ने मुझे तुम्हारे बारे में सारा कुछ बता दिया है और मेरा नाम है जांका और आज से मैं ही तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊंगा। जांका उसको देखकर ये कहता है कि तुम काफी कमजोर हो और सारा कुछ बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करना होगा। जांका बार बार रूडो और उसके डैड की बेइज्जती कर रहा होता है, जिसको सुनने के बाद रूडो को काफी गुस्सा आ जाता है। पर तभी उसे रेक्टो की बात याद आती है कि तुम्हें सारी चीजों को शांति से सुलझाना है। जिसके बाद रूडो नॉर्मल हो जाता है और वो ये सोचता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी स्टिक लेकर भागने वाला था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रूडो उसे ये सारा कुछ समझाता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। जिसके बाद जांका भी नॉर्मल हो जाता है। मुझे माफ करना, तुमने ये स्टिक मुझे लौटा तो दी है, वैसे ये स्टिक मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, बस इसीलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। रूडो ये सोचता है, मैंने लाइफ में पहली बार किसी सिचुएशन को इतने आराम से संभाला है, लगता है उस रेक्टो ने मुझे सही सलाह दी है। अब ये दोनों ऐसे ही गप्पे लड़ाने में लग जाते हैं। जांका उससे पूछता है, वैसे तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ग्लव्स। वो ये नोटिस करता है कि जांका उससे काफी पोलाइट तरीके से बात कर रहा है और वो ये सोचता है कि पहले वाले इंसान और इसमें काफी डिफरेंस है। जांका उससे बात करते हुए स्माइल कर रहा होता है और वो ये कहता है कि मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है ये छड़ी। तभी रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि एक स्माइल कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। जिसके बाद वो भी स्माइल करने का ट्राई करता है, पर इसकी स्माइल काफी भयानक होती है। अबे ओए, ये कैसी स्माइल है? क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? पर ये तो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट स्माइल
स्माइल है क्या? ऐसे लगता है मैंने अपनी बत्तीसी दिखाकर गलती कर दी है। फिर वो दोबारा से स्माइल करने का ट्राई करता है। जांगा को ये देखकर और भी गुस्सा आ जाता है। अबे ओए, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी गोल नहीं है और न ही तुम सीरियस हो। तुम मेरे गोल के बारे में कुछ भी नहीं जानते और मैं अपने गोल को लेकर काफी सीरियस हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। और ये बोलने के बाद वो अपनी स्टिक में एनर्जी को फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो रूडो की असली पावर्स को देखता है तो वो ये समझ जाता है कि रूडो क्या चीज है। तो एंजिन ने मुझे तुम्हारे बारे में जो भी बताया था वो सारा कुछ सच है, यानी कि तुम किसी भी चीज को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेंज कर सकते हो। ये तो काफी कमाल की बात है और मैं ये बात काफी अच्छे से जानता हूँ कि ये एक नेचुरल टैलेंट है, तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जांगा रूडो को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और उसे नीचे पटक देता है। लेकिन तभी अचानक वो नोटिस करता है कि रूडो ने उसके चेहरे पर कुछ लगा दिया है और ये काफी गंदा गंदा है। जिसके बाद वो यहाँ से कल्टी मार लेता है। कुछ टाइम के बाद एंजिन भी यहाँ पर आ जाता है और वो रूडो को देखकर ये कहता है, लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो चुकी है। लेकिन भाई जांगा को देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसकी हालत काफी गंदी होती है और रूडो बस उसे देख रहा होता है। एंजिन इन दोनों को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाता है और वो ये कहता है, तो चलो तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है और जांगा आज से तुम्हारा न्यू ट्रेनर है। यहाँ तक कि वो जांगा के बारे में ये भी कहता है कि वो एक स्किल्ड गिवर है जो कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट को काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है। जांगा सोचता है कि ऐसा बस इसे ही लगता है। तभी अचानक गाड़ी की बैक सीट से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम है रियो। वो ये कहती है, ओ अच्छा, तो तुम हो रूडो, क्या तुम अपने बालों को कलर करते हो? और वो ये देखती है कि ये नेचुरल है। एंजिन भी इन सभी को लेकर जहाँ पर जा रहा है वो है क्लीनर्स का हेडक्वार्टर। एंजिन अपनी गाड़ी को काफी तेज चलाते हुए इन सभी को हेडक्वार्टर की तरफ लेकर जा रहा होता है। रास्ते में जाते हुए इन सभी को काफी सारी डिस्ट्रॉयड सिटीज भी देखने को मिलती हैं, जिनकी हालत काफी खराब थी। अभी एक टनल को क्रॉस करते हैं जो कि एक काफी बड़े पहाड़ के नीचे से होकर गुजरता है, जिसके बाद सारे के सारे लोग कार से बाहर आ जाते हैं। एंजिन रूडो का स्वागत करता है कि वेलकम है तुम्हारा क्लीनर्स के हेडक्वार्टर में। रूडो इस बात से काफी शॉक्ड होता है कि रियो अब भी उसके बालों से काफी खेल रही थी, जिससे उसके बाल काफी खराब हो जाते हैं। जैसे ये सारे हेडक्वार्टर के अंदर आते हैं तो कुछ मक्खियाँ रूडो के आसपास मंडराना शुरू कर देती हैं। रूडो उन्हें बड़ी गौर से देख रहा होता है और ये सोचता है, अब ये कहाँ से आ गई? फिर हमें सामने एक रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई प्लेबॉय मैगजीन पढ़ रही होती है। एंजिन उसे रूडो से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये है रूडो। ये लड़की जिसका नाम है सैम्यू, वो इसी बात को नोटिस करती है कि कौन कौन क्लीनर्स को ज्वाइन कर रहा है और इसके पास एक काफी यूनिक एबिलिटी है। तभी अचानक वो एक ही झटके में फॉक निकालकर इन दोनों मक्खियों को जान से मार देती है। रूडो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये तो सच में काफी तेज है। अब सैम्यू उसका वेलकम कर रही होती है और ये कहती है कि मुझे इंजन ने तुम्हारे बारे में सारा कुछ बता दिया है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास क्या क्या है, I mean क्या क्या पावर्स हैं। पर वो रूडो को पर्सनली चेक करने के बारे में सोच रही होती है। एंजिन ये बताता है कि इसके ग्लासेस ही इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनका इस्तेमाल करने के बाद ये किसी भी इंसान को अच्छे से जांच सकती है और ये बता सकती है कि वो इंसान कितना पावरफुल है और उसके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। रूडो को चेक करने के बाद वो भी काफी शॉक्ड हो जाती है और अचानक से ही अपनी एबिलिटी को बंद कर देती है। एंजिन उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? वो ये कहती है कि ये बच्चा सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और इसे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इसे बस ये सिखाना है कि ये अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकता है और भी अच्छे तरीके से। ये सारी बातें होने के बाद एंजिन उसे लेकर बॉस के पास जा रहा होता है और वो सैम्यू को थैंक्स भी करता है, लेकिन वो इस बात को जानता है कि सैम्यू उससे कुछ न कुछ छुपा रही है। जब ये दोनों बॉस के पास जा रहे होते हैं तो एंजिन उसे बताता है कि हमारे यहाँ पर टोटल 100 क्लीनर्स हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग कामों को संभालते हैं, लेकिन अभी काफी सारे मिशंस पर गए हुए हैं तो सारे यहाँ पर नहीं है। एंजिन उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, लेकिन जैसे वो डोर को ओपन करता है तो यहाँ पर काफी सारे क्लीनर्स होते हैं, जिनको देखकर वो दोबारा से दरवाजे को बंद कर देता है। फाइनली ये दोनों बॉस के रूम के सामने आ गए थे। एंजिन उससे कहता है, अबे ओए सुन छोटू, कोई भी कॉन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट मत करना कि मुझे दोबारा से स्पेयर में वापस जाना है, समझा? और हाँ एक बात और, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बदले में कुछ न कुछ तो देना होगा। एंजिन उसे इस बात के लिए भी मना करता है कि उसे बॉस की वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना नहीं है, क्योंकि आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और वो कैसे काम करता है। अंदर आने के बाद वो ये देखता है कि ये रूम एकदम खाली है और बॉस यहाँ पर नहीं है। तभी सैम्यू उन्हें बताती है कि बॉस अभी मिशन के लिए गए हुए हैं और उन्हें वापस आने में थोड़े दिन लगने वाले हैं। और रूडो ये सुनने के बाद थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। एंजिन उससे कहता है कि ये बात काफी नॉर्मल है, हमारे बॉस मिशन पर जाते रहते हैं तो तुम्हें वेट करना होगा उनसे मिलने के लिए, तो चलो बच्चों वापस चलते हैं। पर तभी अचानक यहाँ पर रियो आ जाती है और वो रूडो से कहती है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना काम दिखाती हूँ। अबे कौन सा वाला काम? अब वो रूडो से काफी चिपक कर ये कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना चाहती हूँ, तो चलो मेरे राजा मेरे साथ। ये सुनते ही रूडो के दिमाग के पेच ढीले हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद ये सारे स्ट्रेटेजी रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर सैम्यू ये एक्सप्लेन करती है कि पास में एक टाउन है जिन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे ट्रैश बीस्ट देखे गए हैं। रूडो भी इन पॉल्यूटेड जोन्स के बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस होता है। सैम्यू उसे ये बताती है
कि हमारे यहाँ की एरिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसे सेफ जोन्स हैं जहाँ पर इंसान आराम से रह सकते हैं, यानी कि वहाँ पर पॉल्यूशन काफी कम है। पर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर ट्रैश बीस्ट जिंदा रहते हैं। और जिस जगह पर रूडो को फेंका गया था वो इलाका बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहते, वहाँ सिर्फ ट्रैश बीस्ट पाए जाते हैं। अब वो रूडो को एक मास्क देते हुए ये कहती है कि तुम्हें इसे हमेशा पहनकर रखना है जब भी तुम एक पॉल्यूटेड एरिया में जा रहे हो, वरना वहाँ की जहरीली गैसों से तुम 15 मिनट के अंदर ही मारे जा सकते हो। अगले सीन में ये सारे बाहर आ जाते हैं। रूडो ने भी इन सभी को ज्वाइन कर लिया होता है। रियो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ रहना ताकि तुम काफी कुछ सीख पाओ। अरे यार, ये लड़की कहाँ से पल्ले पड़ गई। अब ये सारे के सारे लोग इन्वेस्टिगेशन पर लग जाते हैं। रूडो भी अपना काम काफी अच्छे से कर रहा होता है। वो ये देखता है कि उसके चारों तरफ बस कूड़ा ही कूड़ा है, जो कि उसके लिए सोने की तरह है, क्योंकि वो यहाँ से काफी चीजों को इकट्ठा कर सकता है और उन्हें रिपेयर करके बेच भी सकता है। रियो के पास आने के बाद वो ये पूछता है कि ये सारे लोग कौन है। रियो उसे बताती है कि ये सारे लोग सपोर्टर्स हैं, जिनके पास कॉम्बैट की पावर्स नहीं होती, लेकिन ये काफी काम आते हैं। रूडो जैसे ही उससे हाथ मिलाता है तो ये बंदा रूडो का हाथ पकड़कर उसे कुचल देता है। अभी ओए, ये तो क्या कर रहा है। रियो ये बताती है कि इस बंदे के हाथ में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, जिसका इस्तेमाल करके ये ट्रैश बीस्ट को काफी आराम से मसल सकता है। रूडो ये सोचता है कि ये लड़की तो काफी खतरनाक है, अभी ये मुझे मरवा देती। एक सपोर्टर ये कहता है कि ट्रैश बीस्ट हमारी तरफ आ रहे हैं। रूडो ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है क्या मुझे पास से इन्हें देखना चाहिए। अगले पल यहाँ पर काफी सारे ट्रैश बीस्ट आने शुरू हो जाते हैं। रूडो की ये सारा कुछ देखकर काफी फट रही होती है और वो रियो से ये पूछता है कि हम इन्हें कैसे हरा सकते हैं, ये तो काफी सारे हैं। अरे मुन्ना, तुम एकदम चुप हो जाओ, ये सारे काफी स्लो ट्रैश बीस्ट हैं, तो इन्हें हम काफी आराम से हरा सकते हैं, ऐसे चुटकियां बजाकर। जिसके बाद ये ट्रैश बीस्ट फैंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर ये फैंस काफी मजबूत होता है। सेकंड वेव के आते ही ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ये सारे फेंसेस टूटने वाले हैं। रूडो की ये सारा कुछ देखकर काफी फट रही होती है। वो ये कहता है कि ये सारे कभी भी अंदर आ सकते हैं, तो अब हम क्या करें। अरे हाँ, मैं ये जानती हूँ कि ये पहले वालों से थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, पर ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, तुम इससे ट्रेनिंग कर सकते हो। रूडो की ये सुनकर फटनी शुरू हो जाती है। वो ये सोचता है कि ये लड़की क्या है, पक्का ये मुझे मरवाने वाली है। अगर तुम यहाँ ग्राउंड पे सरवाइव करना चाहते हो तो जल्दी से इन सभी को मारकर बेस लौटो। रूडो भी ये करने के लिए मान जाता है। तभी एक ट्रैश बीस्ट फेंस को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। रियो उसको देखकर काफी शॉक्ड हो रही होती है। वो ये कहती है कि मैंने आज से पहले इतना सुंदर ट्रैश बीस्ट नहीं देखा, और हाँ, ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है और मैं इससे मस्ती करने के लिए जा रही हूँ। अगले पल हम ये देखते हैं कि वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल लेती है, जो कि एक सीजर होती है, जो कि देखते ही साइज में काफी बड़ी हो जाती है। जिसके बाद रियो इन सारे ट्रैश बीस्ट को काटना शुरू कर देती है। रूडो ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। सपोर्टर उसे ये कहता है रियो जिस वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रही है उसे रीपर कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने पैरों से करती है। रूडो भी ये सारा कुछ देखकर समझ जाता है कि सारे के सारे क्लीनर्स अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल अपने अपने तरीके से करते हैं, यानी कि सभी का अपना एक यूनिक स्टाइल है। हाँ भाई छोटू, अपने आसपास भी ध्यान रखना। तभी यहाँ पर एक लेवल 2 का ट्रैश बीस्ट आ जाता है और जैसे वो रूडो के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी ये सपोर्टर अपने बेयर हैंड से उसको रोक लेता है और उसे काफी दूर फेंक कर मारता है। जिसके बाद ये सपोर्टर एक एक करके ट्रैश बीस्ट को रियो की तरफ फेंक रहा होता है और वो अपनी सीजर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को काट रही होती है। रूडो ये देखकर समझ जाता है कि आखिरकार क्लीनर्स किस तरह से काम करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक काफी खतरनाक ट्रैश बीस्ट बचा हुआ है, जिसको देखकर इन सभी की फट रही होती है, यहाँ तक कि सपोर्टर्स की भी। जैसे ये ट्रैश बीस्ट इस बंदे के ऊपर अटैक करता है तो रूडो उसके सामने आ जाता है और इसे बचा लेता है। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। उसके हाथ में जो पाइप होता है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसे एक केज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तभी रूडो को ये बात रियलाइज होती है कि वो ये भूल चुका है कि उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करना है। पर अब ये ट्रैश बीस्ट काफी गुस्से में आ जाता है और रूडो को धक्का दे रहा होता है। पर तभी अचानक रियो यहाँ पर आ जाती है और वो इसका काम 25 कर देती है। ये सारे के सारे लोग इस बात को देखकर भी काफी चौंक जाते हैं कि ये बीस्ट 2 हिस्सों में कटने के बाद भी अब भी जिंदा है। रियो भी ये बात समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये कैसे हुआ, ये अब तक जिंदा कैसे है। अब वो ये डिसाइड करती है कि वो इसके कोर को खत्म करने के लिए इसके छोटे छोटे पीसेस करने वाली है। सपोर्टर्स भी इस बात की जानकारी देने के लिए पास के टाउन में निकल जाते हैं। तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रियो इस ट्रैश बीस्ट के सर को चीरती हुई इसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और इसके सारे के सारे अंजर पंजर काटने शुरू कर देती है। तभी उसे यहाँ पर एक ग्लोइंग चीज नजर आती है और वो ये सोचती है कि शायद यही इस मॉन्स्टर का कोर है जो कि ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये भी उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए काफी गुस्से में इधर उधर मूव कर रहा होता है, यहाँ तक कि पागलों की तरह भी सर पटकने लग जाता है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर रूडो के ऊपर एक काफी जानलेवा अटैक करता है और रूडो इससे बचने की काफी कोशिश करता है, पर यह अटैक काफी खतरनाक था जिससे सारी जमीन टूट जाती है और रूडो नीचे गिर रहा होता है। वो ये सोचता है कि मैं एकदम यूजलेस हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे रेक्टो की मौत का भी बदला लेना है। पर रूडो एकदम फ्रीज हो जाता है और डार्कनेस उसे निगलने ही वाली होती है। तभी सपोर्टर यहाँ पर आ जाता है और वो उसे रेस्क्यू करके यहाँ से भागना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो ट्रैश बीस्ट भी इनका पीछा कर रहा होता है। सपोर्टर उससे कहता है कि तुम्हें हमसे
कुछ सीखना चाहिए। हमारे पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, फिर भी हम फाइट कर रहे हैं और फ्रीज नहीं होते। यहाँ पर रियो ने भी इस मॉन्स्टर के वीक स्पॉट को ढूंढ लिया होता है और वो अपनी सीजर का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर एक जोरदार हिट करती है, जिससे कि ये सीजर इस मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है और उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं, यानी कि वो मारा जाता है। सपोर्टर भागकर उसके पास आता है और उससे ये पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। वो ये कहती है कि मैंने उसे मारने के लिए इस कटर का इस्तेमाल किया, जो कि मैंने उसके कोर में घुसा दिया और वो मारा गया। सपोर्टर ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये कटर भी एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर एक बंदे की आँख खुलती है और वो ये कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। सामने हम एक और मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं और वो ये कहता है तुम नींद में जिस बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए जो कि स्फीयर से यहाँ पर आया है। फिर हम देखते हैं ज़ेनका को, जिसे एक कमरे के अंदर से काफी अजीब आवाजें आ रही होती हैं और जैसे वो अंदर जाकर देखता है तो यहाँ पर सारे के सारे क्लीनर्स पार्टी कर रहे होते हैं। वो रियो से ये पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अरे यार कुछ नहीं, यहाँ तो बस रूडो के लिए वेलकम पार्टी चल रही है। लेकिन भाई रूडो का मूड तो पहले से भी काफी खराब होता है और वो सामने ही बैठा हुआ होता है और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि रूडो कल की फाइट के दौरान अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाया था। रियो ये बताती है कि कल उनकी फाइट एक काफी खतरनाक कचरा मॉन्स्टर के साथ हुई थी, पर वो ये कहती है कि उसका कोर कोई एनिमा नहीं था, वो एक तरह का वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। ज़ेनका भी उसकी सारी बातों को बड़ी गौर से सुन रहा होता है, पर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होते। रियो ये कहती है कि उसे मारने के बाद हम सारे यहाँ पर आ गए और पार्टी कर रहे हैं, लेकिन अब भी रूडो का मूड काफी ज्यादा खराब है। तभी उसके पास ग्रिस आता है। तुमने कल काफी अच्छा काम किया और साथ में उस बंदे की जान को भी बचाया है। मैंने कल कुछ भी नहीं किया, उल्टा उस बंदे ने कल मेरी जान बचाई। मैं हमेशा ही गड़बड़ कर देता हूँ, जैसे कि मैं स्पीयर में किया करता था। गुस्से में आने के बाद रूडो स्पीयर में किसी से भी फाइट कर लिया करता था और रेक्टो उसे बचाने के लिए आता था। रूडो की इन सारी बातों को सुनने के बाद ग्रिस ये समझ जाता है कि रूडो अपने ऊपर काफी रिग्रेट फील कर रहा है। वो ये कहता है मुझे यहाँ से जल्दी ही ऊपर जाना होगा, वरना मैं यहाँ के लोगों के लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर दूंगा। पर ग्रिस उसे अब भी थैंक यू कर रहा होता है क्योंकि उसने फॉलो की जान बचाई है और अब फॉलो ने भी इस चीज को ज्वाइन कर लिया है। ग्रिस ये भी कहता है कि इस जगह पर सपोर्टर से कोई भी अच्छी सी बात नहीं करता और तुमने फॉलो से काफी अच्छी सी बात की। ऐसी बातें करते करते ग्रिस उससे ये पूछता है आखिरकार तुम क्या चाहते हो और जब तुम ऊपर थे तो तुम्हारे क्या सपने थे। लेकिन रूडो को ये बात समझ नहीं आती कि वो इसके ऊपर क्या जवाब दे। तभी एंजिन भी यहाँ पर आ जाता है। हाँ भाई छोटे, कुछ खाया पिया। जिसके बाद ये सारे रूडो को अपने साथ खाने के लिए कहते हैं और वो भी आराम से पिज्जा को पेलना शुरू कर देता है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है जॉब और ये भी एक पेंटिंग की जॉब कर रहा होता है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम दोबारा से उसी बंदे को देखते हैं जिसने रूडो को पकड़ा था और ये बंदा उसे काफी गंदे तरीके से मारता है और पिटते हुए ये बंदा रूडो के बारे में सारा कुछ बता देता है। लेकिन फिर भी ये सस्पिशियस बंदा उसे जान से मार देता है। रूडो वो तो मेरे लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस तरफ सैम्यू अपने डेस्क पर बैठी हुई होती है और तभी यहाँ पर एक कॉल रिंग होती है जिससे उन्हें एक न्यू मिशन मिल जाता है, जिसके लिए एंजिन और ग्रिस की टीम तैयार हो जाती है और साथ में रूडो भी होता है। पर इन सभी को ये बात समझ नहीं आती कि रूडो उन सभी के साथ क्यों है, क्योंकि वो अभी तक एक ऑफिशियल क्लीनर नहीं बना है। सैम्यू उनसे कहती है कि रूडो इस मिशन से कनेक्टेड है। एक बंदा रास्ते में अपना सामान लेकर आ रहा होता है, तभी एक ट्रैश मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करके उसका सामान यहाँ से ले जाता है और ये मिशन इसी के बारे में है। अब इन सभी को वो सारा सामान उस ट्रैश मॉन्स्टर से वापस लेकर आना है और यही इनका मिशन है। सैम्यू इन सभी से ये कहती है कि वो सामान कोई और नहीं बल्कि स्पीयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान है। ये सारे भी इस बात को सुनने के बाद काफी हैरान हो जाते हैं कि वो भी रूडो की तरह ही एक इंसान है जो कि स्पीयर से यहाँ पर आया है और इतने कम टाइम में 2 इंसान ऊपर से नीचे आए हैं। अब रूडो ये सोचता है कि उसे उस नए बंदे से मिलना चाहिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो दोबारा से स्पीयर में जाने का रास्ता ढूंढ पाए और उसे कुछ क्लूज मिल जाएं। वैसे मैं तुम्हारे साथ एंजिन को भेजने वाली थी, पर वो किसी और काम से बाहर गया है, तो ज़ेनका तुम्हारे साथ जाएगा। जिसके बाद ये सारे मिशन पर निकल जाते हैं और ज़ेनका भी इससे काफी खुश होता है। जाते हुए रूडो ग्रिस से पूछता है कि तुम अपने पास कोई वेपन क्यों नहीं रखते। अरे यार मेरे दोनों हाथ ही काफी हैं। ये बंदा कहता है अरे यार इसके पास एक टेलिस्मान है और जब भी ये फाइट में जाता है तो उससे प्रे करता है कि ये सारे सेफ रहें। जब ये सारे ऐसे ही गप्पे शप्पे लड़ा रहे होते हैं तभी वो बंदा यहाँ पर आ जाता है। वो ये कहता है कि मैंने ही आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। रूडो उसे देखते ही ना जाने क्या क्या सवाल करने शुरू कर देता है। तुम्हारा नाम क्या है? वो इंसान कैसा दिखता था? क्या वो लंबा है? क्या छोटा है? हमारे पास ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है क्योंकि हमें उसे ट्रैश बीस्ट से बचाना भी है। रूडो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे बेचने वाले हो? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ेनका भी ये सोचता है कि पक्का दाल में कुछ न कुछ तो काला है क्योंकि एक ट्रैश मॉन्स्टर इंसान को कैद क्यों करेगा। ये रही वो बिल्डिंग जहाँ पर वो ट्रैश बीस्ट है। जिसके बाद ये सारे बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सामने चेयर पर कोई बैठा हुआ होता है। अरे यही वो बंदा है, जल्दी से अंदर जाओ। और ये उन्हें धक्का दे रहा होता है, पर ये कोई इंसान नहीं होता, ये तो बस एक डॉल है। तभी इन सभी के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है और ये सारे जाकर बेसमेंट में गिर जाते हैं। तभी अंधेरे में से कुछ लोग उनके सामने आते हैं जिनको देखकर ज़ेनका ये समझ जाता है कि ये सारे लोग वही हैं, यानी कि रेडर्स, जो कि पहले छोटी मोटी चोरियां किया करते थे पर
अब ये काफी गलत काम कर रहे हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इन लोगों ने ये सारा जाल इसीलिए बिछाया होता है क्योंकि उन्हें रूडो चाहिए। ग्रेस सभी से कहता है कि वो सारे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढे और हम इन सभी को संभाल लेंगे। लेकिन भाई यहाँ पर एक काफी बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये सारे के सारे रेडर्स गिवर्स होते हैं, यानी कि इन सभी के पास भी पावर्स हैं। ये बोलते ही वो सारे यहाँ से भाग जाते हैं, पर रूडो ग्रेस से कहता है कि मैं भी उनसे फाइट कर सकता हूँ, अभी तुम इनके बारे में नहीं जानते, ये सारे लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं। इस तरफ ज़ेंका भी उनसे भिड़ने के लिए एकदम तैयार होता है। तुम उस बच्चे के पीछे क्यों हो? क्या वो ज्यादा पैसों में बिकने वाला है? अरे ना ना, हम उसे बेचना नहीं चाहते, हम तो बस उससे वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं जो कि वो स्पीयर के बारे में जानता है। और वैसे भी ये बच्चा काफी यूनिक है क्योंकि ये बॉर्डर पार करने के बाद भी जिंदा बच गया। लेकिन ज़ेंका को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार ये बॉर्डर क्या चीज है। ज़ेंका को ये बात तो समझ आ जाती है कि वो यहाँ पर फंस चुका है। अब अगली पल यहाँ पर काफी सारी मिट्टी की डॉल्स आ जाती हैं। जैसे वो इन्हें मारना शुरू करता है तभी इन डॉल्स के बीच में से एक रेडर ज़ेंका की एक जोरदार मुक्का मारता है। लगता है तुम्हें इंसानों से फाइट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम हमारे सामने काफी जल्दी हार मानने वाले हो। ये बंदा मिट्टी के अंदर छुपकर एक के बाद एक ज़ेंका के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है जिससे उसकी हालत काफी गंदी हो जाती है। यहाँ तक कि नीचे की सारी जमीन भी मिट्टी के अंदर चेंज हो चुकी थी। इन दोनों का अभी बस एक ही मोटिव होता है कि वो किसी तरह से ज़ेंका को मारकर रूडो को हासिल कर पाएं। तुम दोनों बस एक मिनट के लिए शांत हो जाओ। और ज़ेंका उनकी सारी टेक्निक को आसानी से समझ जाता है कि ये जो बंदा है जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है उसने काफी बड़ी बड़ी चप्पलें पहनी हुई है ताकि वो मिट्टी के अंदर ना घुसे। ज़ेंका ये जानता है कि उसे इंसानों से फाइट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में काफी अच्छे से जानता है, तो वो उसे जोर से जमीन पर मारता है जिससे उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि सामने से आ रहे लोगों में से कौन से असली हैं। और फिर क्या था, ज़ेंका उन दोनों की ही एक जोरदार फटका मारकर उन दोनों को ही नॉकआउट कर देता है। ज़ेंका भी ये देखकर काफी शॉक था कि ये सारा कुछ एक ही मुक्के में खत्म हो चुका है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, अब तुम्हारा खेल भी काफी जल्दी खत्म होने वाला है और तुम भी ऐसे ही निपट जाओगे। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये सारे इस जगह से बाहर निकलने का ट्राई कर रहे होते हैं और तभी उन्हें एक एग्जिट डोर दिखता है। ग्रेस 3 सपोर्टर से कहता है कि पहले वो ऊपर जाकर सारा जायजा लें और उन्हें इन्फॉर्म करें। इस तरफ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही होती हैं। ग्रेस ये कहता है कि तुम सारे ऊपर जाओ, मैं ज़ेंका के पास जा रहा हूँ। पर तभी उन्हें यहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है और इन सभी को ऐसा लगता है कि ज़ेंका यहाँ पर आ चुका है, पर ये बंदा तो कोई और होता है। ये बंदा रूडो को देखकर काफी अजीब सा फेस बनाता है। इस बच्ची के बाल व्हाइट हैं, यानी कि ये वही है जो कि स्पीयर से यहाँ पर आया है। ये बोलते ही वो स्पाइडरमैन बन जाता है और ये सारे समझ जाते हैं कि ये भी उनका दुश्मन है। जिसके बाद ये बंदा यहाँ से भागने के सारे रास्तों को ही बंद कर देता है और इसका नाम है जेबर। ग्रेस उससे ये कहता है, अगर तुम रूडो को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। अरे यार, मैं पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ, तुम मेरा टाइम खराब मत करो। तुमने ज़ेंका के साथ क्या किया? लेकिन जेबर ग्रेस की सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो रूडो से कहता है, चलो मेरे साथ कोई है जो कि तुमसे मिलना चाहता है। रूडो भी गुस्से में आ जाता है, तुमने ज़ेंका के साथ क्या किया? अरे ओए बच्चे, शांत हो जाओ, मैंने उसे मारा नहीं है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, तो मैंने बस उसे जहर दिया है और अभी तक वो जिंदा होगा। अगली पल जेबर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसके हाथों में लोहे के पंजे आ जाते हैं। अगर तुम मेरे साथ चुपचाप चलोगे तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं पर वो इन दोनों को ही काफी आराम से पीछे कर देता है। अब ग्रेस रूडो के सामने खड़ा हो जाता है, तुम चाहे कुछ भी करो पर मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे मैंने सुना है कि क्लीनर्स में काफी सारे सपोर्टर्स हैं जो कि किसी भी काम के नहीं है, क्या तुम वही हो? रूडो भी ग्रेस को मना कर रहा होता है कि वो इससे फाइट ना करे, पर अगली पल हम ये देखते हैं कि जेबर ने अपने पंजे उसकी छाती में घुसा दिए होते हैं जिससे उसका तिलिस्मान बाहर आ जाता है और जैसे रूडो उसे छूता है तो उसे रेक्टो दिखाई देता है। अब यहीं से हमारी कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है जहाँ पर रूडो काफी छोटा है और दीवार पर अपना सर मार रहा होता है। रेक्टो भी उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये बच्चा कर क्या रहा है और जैसे रेक्टो उसके पास जाकर ये पूछता है वो ये कहता है, अरे यार कुछ भी नहीं, मुझे बस गुस्सा आ रहा था। जब रेक्टो उससे पूछता है कि वो इतने गुस्से में क्यों है तो रूडो के पास कोई भी जवाब नहीं होता। रेक्टो उसे समझाते हुए ये कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें छोड़ा नहीं है और तुम एक कूड़ा नहीं हो, तो चलो बाहर चलते हैं और बाहर जाने के बाद हम काफी सारी चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं जो तुम्हें पसंद हो और ये पूरा का पूरा कमरा उनसे भर जाएगा। रेक्टो से लेकर बाहर आ जाता है और ये सारे अलग अलग एक्टिविटीज को ट्राई कर रहे होते हैं पर रूडो को इनमें से किसी में भी मजा नहीं आता। तभी अचानक वो ये देखता है कि सामने किसी ने कुछ कचरा फेंका है और रूडो भागते हुए वहाँ पर जाता है जिसके अंदर से उसे एक डॉल मिलती है और वो रोना शुरू कर देता है। ये तो बस थोड़ी सी फटी हुई है, कोई इसे फेंक कैसे सकता है? रेक्टो भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है कि रूडो उन सारी चीजों की भी अहमियत करता है जिनको लोग फेंक देते हैं। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर रूडो ने अब भी इस तिलिस्मान को पकड़ा हुआ होता है और वो इसे अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। ग्रेस जो कि अब भी जिंदा है वो भी ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि रूडो फाइनली अपनी पावर्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहा है। देखते ही देखते ये तिलिस्मान काफी बड़ा हो जाता है। जेबर भी इसको देखकर काफी खुश होता है। सच में तुम्हारी पावर्स तो काफी कमाल की हैं। अब रूडो को भी ये सारी बातें समझ आ जाती हैं कि उसे क्या करना है। तुमने मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेबर ये कहता है, अरे वाह, तुमसे लड़ने में मुझे काफी मजा आएगा। वैसे भी मुझे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स काफी ज्यादा पसंद है, तो चलो फाइट करते हैं और एक दूसरे को फाड़ कर रख देते हैं। इस तरफ ग्रिस की हालत भी काफी खराब हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। लेकिन वो रूडो को देखकर ये बोलता है, ये पिछली बार अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया था क्योंकि ये काफी गुस्से में था, पर अब इसका दिमाग काफी शांत है। क्या हुआ बच्चे, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। जेबर काफी फुर्ती से रूडो के ऊपर अटैक करता है, पर रूडो इससे काफी आराम से बच जाता है। जेबर ये देखकर काफी शॉक्ड था कि ये सारा कुछ कैसे हुआ। वो गुस्से में आकर बार बार रूडो के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रहा होता है, पर उसका एक भी अटैक रूडो को छू नहीं पाता। रूडो उससे कहता है कि ये सारा कुछ इस तिलिस्मान की वजह से हो रहा है क्योंकि ग्रिस ने इससे हमेशा ही प्रे की है कि वो हम सभी को प्रोटेक्ट करे और आज ये मुझे भी प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें जेबर की खोपड़ी के ऊपर से जा रही होती हैं। अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो तुम भी बच्चे मुझे छू नहीं पाओगे। हाँ हाँ झोपड़ी के आजा। जेबर दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, तुम्हारी तो। पर ये तिलिस्मान उसकी स्पीड को काफी हद तक स्लो कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रूडो उसकी एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे पीछे कर देता है, पर वो अचानक से ही रूडो के पीछे आ जाता है और जैसे ये उसे मारने वाला होता है तो ये तिलिस्मान उसको बचा लेता है और रूडो दोबारा से उसकी एक जोरदार मुक्का रसीद कर देता है। ये देखकर जेबर को एक बात तो समझ आ जाती है कि रूडो से फाइट करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए वो आसपास की सारी चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि वो धूल में छुपकर आसानी से रूडो को हरा सकता है, पर ये तिलिस्मान वहाँ भी उसे पकड़ लेता है। अब वो गुस्से में आकर इधर उधर भागना शुरू कर देता है। वो ये ट्राई करता है कि वो रूडो को हिट कर पाए, लेकिन ये तिलिस्मान उसे हर बार बचा रहा होता है और रूडो उसे कुत्तों की तरह मारना शुरू कर देता है। इतनी मार खाने के बाद भी जेबर अब भी स्माइल कर रहा होता है। तुमसे पिटने में मुझे काफी मजा आ रहा है और मारो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, हार मान जाओ। अरे यार, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है और मैं काफी लंबे टाइम बाद ऐसे पिटा हूँ। इस फाइट से जेबर को एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये तिलिस्मान सिर्फ ह्यूमन अटैक्स को ही ब्लॉक करता है, न कि पत्थरों और किसी और ऑब्जेक्ट को। यानी कि वो रूडो को उन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है जो कि उसे मारना चाहते हैं। जिसके बाद वो अपने क्लॉज को बाहर निकाल लेता है जो कि उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और वो ये कहता है कि मैं अब पागलों की तरह इधर उधर भागना शुरू करूंगा और तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। रूडो को ये बात समझ नहीं आती कि जेबर क्या बकवास कर रहा है, और तभी वो अपने क्लॉज में लगी हुई जहर की वजह से बेहोश हो जाता है। पर तभी अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपनी पीछे की दीवार को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। रूडो की ये सारा कुछ देखकर फटनी शुरू हो जाती है क्योंकि ये इंसान पागल हो चुका है और ये कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद जेबर पागलों की तरह चिल्लाता है और रूडो के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। रूडो को भी ये बात समझ नहीं आती कि ये इंसान होश में नहीं है, इसके बावजूद भी ये काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट है। लेकिन रूडो को इन दोनों की भी चिंता हो रही होती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हैं। ये अब दोबारा से रूडो पर अटैक करता है और ये तिलिस्मान भी उसे रोक नहीं पाता। रूडो उसे उठाकर दूर फेंकता है, पर वो ये देखकर काफी शॉक था कि ये इंसान पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक कर रहा है और इसने इस तिलिस्मान से बचने का तरीका भी काफी आसानी से ढूंढ लिया। इस बंदे के फाइटिंग स्टाइल से एक बात और क्लियर हो जाती है कि ये इंसान मासोचिस्ट है। फिर हमारी कहानी पास्ट में आ जाती है जहाँ पर कुछ छपरी बच्चे रूडो को काफी गंदे तरीके से मार रहे होते हैं और उससे ये कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम हमारे ऊपर पलट कर वार नहीं करोगे? लगता है तुम मासोचिस्ट हो। यही बात वो रेक्टो से भी पता करता है कि ये मासोचिस्ट क्या होता है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ये बंदा एक के बाद एक रूडो पर खतरनाक अटैक्स कर रहा होता है और रूडो इससे बाल बाल बचता है। जेबर देखने में पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो चुका था और जैसे वो अपना क्लॉ रूडो के मारने वाला होता है तभी अचानक से उसके पट्ट से एक डंडा लगता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और ज़ेंका यहाँ पर आ जाता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? रूडो, मुझे इस बंदे से हिसाब बराबर करना है, लेकिन तुम्हारी हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। मेरी चिंता मत करो, मैं एकदम सही हूँ और शायद से तुम भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सीख गए। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि रूडो का तिलिस्मान बेकार हो चुका है और ज़ेंका भी पॉइजन की वजह से ज्यादा भाग नहीं सकता, यानी कि ज्यादा फाइट नहीं कर पाएगा। वो रूडो से ये कहता है, चलो मैं एक काम करके देखता हूँ, अगर मैं तुम्हें मारता हूँ तो क्या ये तिलिस्मान रिएक्ट करेगा? पर इस तरफ जेबर दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। ज़ेंका रूडो से कहता है, तुम इस बात का पूरा ध्यान रखना कि उसके पंजे तुम्हें छू ना पाएं। जिसके बाद ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और जैसे ज़ेंका रूडो के एक जोरदार डंडा मारता है तो ये तिलिस्मान उसे टेलीपोर्ट करके जेबर के सामने ले आता है और ये अटैक उसको लगता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर रूडो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ज़ेंका उसके ऊपर सच में अटैक करने वाला था। अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जेबर दोबारा से खड़ा होकर इन दोनों पर अटैक करने के लिए सामने से आता है, लेकिन ये दोनों दोबारा से वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और जेबर के एक जोरदार डंडा मारते हैं। ज़ेंका उसे मार मार कर उसकी खाट खड़ी कर रहा होता है। तभी अचानक से जेबर को होश आ जाता है और ज़ेंका उसके सर पर एक जोरदार डंडा
मारकर उसे नीचे गिरा देता है। साथ में उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है और वो भी नीचे गिर जाता है। इस तरफ हम ये देखते हैं कि ये तिलिस्मान टूटना शुरू हो जाता है क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुका है। रूडो को भी ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ज़ेनका ये सोचता है कि शायद इसके बनाए हुए वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा देर तक काम नहीं करते। रूडो इस बात से काफी दुखी हो जाता है कि उसने ग्रिस का तिलिस्मान पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब अचानक से ही उसे कुछ होता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी हम उसकी कमर पर उन क्लॉज के निशान देखते हैं जिनके अंदर पॉइजन था। इस तरफ जेबर को भी पूरी तरह से होश आ जाता है। मैं ये बात नहीं जानता कि मैंने बेहोशी में क्या किया, लेकिन कुछ अच्छा ही किया होगा। ज़ेनका की उसे देखकर काफी ज्यादा फट रही होती है। कितना पिटने के बाद भी ये इंसान चल फिर कैसे पा रहा है। वो ये एक्सप्लेन करता है कि उसके दोनों ही क्लॉज अलग अलग हैं। एक के अंदर पॉइजन है और दूसरा उसे हील करता है। वैसे भी ये दोनों ही पंजे मेरे हैं, तो मेरे ऊपर इसका असर बस 10 मिनट तक होता है और तुम्हारे ऊपर 30 मिनट तक। ये बोलते ही वो उसे दोबारा से स्टैप कर देता है, जिससे वो अगले 30 मिनट के लिए दोबारा से पैरालाइज हो जाता है। अब वो रूडो के पास आ जाता है। क्या हुआ बच्चे, तुम्हारा शरीर तो पहले ही पैरालाइज हो चुका है। वैसे मुझे माफ करना, अगर मैंने ये मिशन पूरा नहीं किया तो मुझे काफी डांट पड़ने वाली है। ये बोलने के बाद वो रूडो को लेकर यहाँ से चला जाता है और ज़ेनका अब भी सदमे में है कि ये सारा कुछ क्या हुआ। पर जैसे वो रूडो को लेकर बाहर निकलता है तो वो ये देखकर काफी शॉक था कि यहाँ की सारी इमारतें टूटी हुई हैं। लेकिन तभी एंजिन उसके पेट में अपना छाता घुसा देता है, जो कि अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच चुका है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे साथियों को यहाँ पर फंसाकर काफी बड़े 30 मार खां बन चुके हो। वो तो ये लड़की टाइम रहते ही बाहर आ गई थी, जिसने हमें सारा कुछ बता दिया। लेकिन अब भी इन सभी को बाकी बंदों की फिक्र हो रही होती है जो कि बेसमेंट के अंदर हैं। एंजिन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो सारे इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। लेकिन भाई जेबर अपनी आदत से मजबूर होता है। तुम सारे तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो और मेरी हालत देखो, मैं एकदम फटीचर हूँ, एकदम नल्ला। एंजिन भी उसकी हरकतों को देखकर काफी अजीब सा मुंह बना रहा होता है। रूडो, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है कि तुम इस बंदे के साथ फाइट कर रहे थे। रियो ये कहती है कि चलो वो सही तो है। ये बंदा जिसका नाम है डेलमन, वो काफी गुस्से में होता है। इन सभी ने हमारे साथियों को नुकसान पहुंचाया तो मैं इन सभी को कच्चा चबा जाऊंगा। अरे वही मुन्ना, थोड़ा शांत हो जा। एंजिन उससे ये कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें यहाँ पर फंसा सकते हो? अब मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। ओह अच्छा, क्या तुम मुझे लेकर जेल में जाने वाले हो? इससे तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अभी एक मिशन मिला है कि मुझे रूडो को अपने साथ लेकर जाना है। ये बोलते ही वो अपने दोनों क्लॉज को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम है टोनी। वो ये कहती है कि चलो जेबर, जाने का टाइम हो चुका है, मैं अभी यहाँ से जा नहीं सकता, मुझे रूडो को अपने साथ लेकर जाना है। टोनी उसे समझाने का काफी ट्राई करती है कि अगर वो यहाँ पर रुके तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है और वो उसके कान में कुछ कहती है, आज मैंने मोमोज बनाए हैं। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। सॉरी दोस्तों, मुझे अभी जाना होगा। इस तरफ रूडो को भी होश आ जाता है। जेबर उससे कहता है, तुम्हारे साथ लड़कर आज मुझे काफी अच्छा लगा। और उनके पीछे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल आ जाता है। रूडो उससे कहता है, तेरी भैंस की टैट, तू कहाँ जा रहा है? अरे सच में तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। लेकिन तभी उसकी नजर रूडो की हाथ पर जाती है। वो ये कहता है, अरे वाह, इस सीरीज का सामान तुम्हारे पास भी है। जब बॉस ये बात सुनेंगे तो वो काफी खुश हो जाएंगे। रूडो उसे रुकाने का ट्राई करता है ताकि वो क्रिस का बदला उससे ले सके। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आऊंगा, तो अपने ग्लव्स का ध्यान रखना। इन दोनों की यहाँ से जाते ही ये पोर्टल भी अचानक से ही गायब हो जाता है। ये सभी इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो दोनों कहाँ पर गायब हो गए। और रूडो भी ये सोचता है कि वो इंसान कौन सी सीरीज की बात कर रहा था और ये लोगो कौन सा है। अगली सीन में ये सभी को लेकर बाहर आ जाते हैं और रूडो क्रिस से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हारा तिलिस्मान पूरी तरह से टूट गया। वो चीज मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि वो तुम्हारे काम आ पाई। वो रूडो को इस बात के लिए कांग्रेचुलेट भी करता है कि उसने आज काफी अच्छा काम किया। और इसी के साथ इन सभी का ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें ये सारे मरते मरते बचे हैं और रूडो अब भी शॉक में है। और आगे इस एनिमे के अंदर और भी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एनिमे है। तो जैसे जैसे इसके न्यू एपिसोड्स आते रहेंगे वो सारे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए